स्वागत है। और आज जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, आज शिक्षण कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हमको अपना मनपसंद पाठ पढ़ाना है। और जितने साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं या संचालक जी सुन रहे हैं, हमारे आज के जो भी साथी होंगे वो सबसे पहले अपने नाम कक्षा स्कूल के साथ अपने किस विषय की किस किताब से कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं वो जरूर बताएं। अगर पाठ का कोई लेखक दिया है आपकी किताब में, उनका नाम भी आप जरूर बताएं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रेम सिंह मावड़ी जी, जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल नैनीताल में है। आपका स्वागत है सर। मंत्रिता शर्मा जी आज विशिष्ट अतिथि होंगे, अध्यक्षता करेंगे खुशी भूत जी, और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी जी। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश आशा सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी सिंह जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच भावना जी जुड़ गए हैं, दयाल जोशी सर जुड़े हैं, दीपा कॉलोनी जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और इस कार्यक्रम में गुंजन दीप जी, जया खेतवाल जी, कामेश्वरी सिंह जी, मंत्रिता जी हमारे बीच जुड़े हैं। आप सबका भी स्वागत है। तानिया पांडे जी और वंशिका राजपूत जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो मैं एक बार डॉक्टर प्रेम सिंह मावड़ी सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में, जो कि डाइट भीमताल में है। डाइट बागेश्वर में आपसे मेरा परिचय हुआ था। आज आपने समय निकाला सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच नीलाक्षी जी को। नीलाक्षी आप जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर। जी हाँ, मैं आपको स्वागत करता हूँ। एक बार मैं पुनः सभी दोस्तों से निवेदन का पाठ को आपको शिक्षक की तरह पढ़ाना है। ये नहीं कि कहानी सुना दी, कविता सुना दी। जैसे शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाते हैं वैसे आपको पढ़ाना है। तो मंच सौंपता हूँ नीलाक्षी जी को। स्वागत है दोस्त। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा जयन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिक्षण कार्यशाला है। तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति शाह मैम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनी अल्मोड़ा से। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8। आपने देखा नहीं, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रेम सिंह मावड़ी जी हैं। आपने देखा नहीं उसको? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल नैनीताल से आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ जी। आप भी अपने यहाँ करेक्शन कर लीजिए, आपने पता नहीं कहाँ से उतारा। तो स्वागत है आपका जी, शुरू करें। आज के मुख्य अतिथि श्री प्रेम सिंह मावड़ी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल नैनीताल से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनी शासकीय पद्य राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटोली अल्मोड़ा से। तो सबसे पहले मैं आदरणीय उदित राव सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे 171वीं बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। सर आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आभार। एवं हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं हम सभी बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी मध्य प्रदेश से। सर आपको भी मेरा सादर प्रणाम। तो मैं ज्यादा समय ना लेती हूँ। सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, सांदीपनी शासकीय पद्य राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। बहन क्या आप उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और हमारे आज के बाल प्रहरी का 1328वां ऑनलाइन कार्यक्रम है किया गया है। तो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रेम सिंह मावड़ी जी को, जो कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल नैनीताल से हैं, आपको मेरा नमस्कार। और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6 की छात्रा,
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटोली अल्मोड़ा से आपको भी मेरा नमस्कार। और हमारे कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी दोस्त नीलाक्षी कलोनी कक्षा 8 की छात्रा जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है। और आप सभी का हमारे आज की इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारी कार्यशाला में जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल पीढ़ी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारे बाल पीढ़ी के कर्ता धर्ता आदरणीय उदय किरौला महोदय। आप सभी वरिष्ठजनों को मेरा नमस्कार एवं किरौला सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे विशिष्ट आतिथ्य का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। So now we start, and today we are going to read our English subjects chapter number 9, which is Kalpana the Star. So do you know who is Kalpana Chawla? Okay. So Kalpana Chawla, I hope you all know about Kalpana Chawla. And so today we learn about her. And Kalpana Chawla was the first Indian woman. This chapter is from our book English Reader. Okay, so open your books, and I'm telling you the page number. 1 second. Okay. So now we start our lesson, and I hope you all open it. We read Kalpana the Star, our lesson number 9. So ये जो है ये हमारा लेसन है, और इसमें कल्पना चावला के बारे में एक इमेजिनरी संवाद बताया गया है कि जो कल्पना चावला है वो अपने एक स्कूल में आती हैं और अपने बारे में बता रही हैं। और ये कल्पना चावला है, आप सभी इनको जानते होंगे। तो नाउ वी स्टार्ट। तो कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन, जो कल्पना चावला जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी। यानी कि जो कल्पना चावला थी वो पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी। उन्होंने अपना जो भविष्य था वो अंतरिक्ष में ही बनाया था, और वो सारे जो यूथ हैं, सारे जो युवा हैं, उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। हमें सीखना चाहिए। वो अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह है। और कल्पना चावला जो थी वो एक एस्ट्रोनॉट थी। वे अंतरिक्ष में गई थी और उन्होंने अंतरिक्ष में बहुत काम किया। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक का समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि जो कल्पना चावला थी वो एक स्कूल में जाती हैं और सभी से नमस्ते करती हैं, सभी को गुड मॉर्निंग बोलती हैं कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सारे जो चिल्ड्रंस होते हैं वो भी उन्हें गुड मॉर्निंग करते हैं, जैसे हम करते हैं ना, कोई टीचर आती है तो उसके बाद फिर जो चिल्ड्रन होते हैं कि वो कहते हैं कि आप हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए। तो जो कल्पना चावला होती हैं वो उन्हें अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि उनको बचपन से ही उड़ने का बहुत शौक था, और उनको जो उड़ने की जो इंस्पिरेशन दी थी उड़ने के बारे में उन्हें उनको, मैं माफी चाहूंगी माइक बंद हो गया था। तो उनको मतलब शुरू से ही एस्ट्रोनॉट में यानी कि नक्षत्रों में और अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने फिर इसी लाइन में आगे पढ़ाई की। और कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। हरियाणा के करनाल जिले में उनका जन्म हुआ था, और उनको उड़ने के लिए प्रेरित किया था। आप देखेंगे हमारे चैप्टर में ही है, मिस्टर टाटा ने उनको उड़ने के लिए प्रेरित किया था, और उनकी हॉबीज थी बर्ड वॉचिंग एंड। और उसके बाद कल्पना चावला ने अपनी पहली जो उड़ान भरी थी स्पेस में वो भरी थी
19 नवंबर को आप देखेंगे हमारे चैप्टर में दिया गया है कि आप देखेंगे उन्होंने हमारे चैप्टर में दिया गया है कि उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी 19 नवंबर। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और फिर एक बच्चा पूछता है कि आप अपने कोर्सेज के बारे में थोड़ा-सा बताइए। तो वो बताती हैं कि आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल इन 1976 आई जॉइन्ड द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। यानी कि कल्पना चावला बताती हैं कि उन्होंने हायर सेकेंडरी पार करने के बाद, हायर सेकेंडरी में अच्छे से पार करने के बाद टैगोर स्कूल में पास करने के बाद और फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करा था और उन्होंने फिर नासा ज्वाइन करी थी। जैसे हमारे इंडिया में इसरो है, वैसे ही हायर एजुकेशन के बाद उन्होंने नासा ज्वाइन की थी। और उनको जो इंस्पायर किया था उड़ने के लिए इंडियन पायलट JRD टाटा ने। आप नाम याद रखिएगा, मैं आपसे अगली क्लास में पूछूंगी कौन है JRD टाटा। ओके। सो उसके बाद उनकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी उसमें स्पेस शटल कोलंबिया वो उन्होंने करी थी 19 नवंबर 1997 को और वो जो फ्लाइट का नाम था STS 87। तो उसमें उन्होंने 6 मेंबरों के साथ काम किया था और बहुत ही अच्छी फ्लाइट हुई थी उनकी ये। और उसके बाद एक अगली फ्लाइट हुई थी स्पेस शटल कोलंबिया से के जैसी थी। इस फ्लाइट का नाम था STS 107 और उसके बाद उन्होंने इस फ्लाइट को टेक ऑफ किया था 16 जनवरी 2003 को। तो मुझे लगता है आपको कल्पना चावला के बारे में बता दिया होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि एक येलो कलर के बॉक्स में थोड़ा सा बताया गया है कि ये वाला यहाँ पर देख लीजिए। ये एक येलो कलर के बॉक्स में बताया गया है कल्पना चावला के अलग चीज कि जो स्पेस शटल कोलंबिया की 107 वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ शेड्यूल हुआ था और उसमें जो क्रू था उसने 80 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली परफॉर्म किए थे। और जो इसी के साथ हमारा चैप्टर क्लोज होता है और इसके आप देखेंगे एक्सरसाइजेस में रीड एंड लर्न दिया हुआ है। तो मैं आपको ये वाले वर्ड्स एक बार पढ़ के बता देती हूँ और उसके बाद आप इनको अच्छे से करिएगा और अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारे कीवर्ड्स हैं और ये जरूरी है, ये आते हैं। तो मैं इनका मीनिंग बताती हूँ। ओके। एस्ट्रोनॉटिक्स यानी कि वायुयान विज्ञान। सेकंड है रिसर्च यानी कि खोज और अनुसंधान, यानी कि हम किसी चीज के ऊपर खोज करते हैं और उसे रिसर्च कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। फिर है वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी जो शाक खाते हैं मतलब। और डेडिकेटेड यानी कि समर्पित यानी मतलब किसी चीज को करने के लिए बहुत ही ज्यादा उसमें लगे रहना, डेडिकेट रहना किसी भी चीज को करने के लिए। और डोरमाइट्री इसका मतलब है एक बहुत बड़ा सा जो भवन होता है उसे डोरमाइट्री कहते हैं। और इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप लोग ट्राई करिएगा चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर्स को ढूंढने का और अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम अगली क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और आप मुझे बताइएगा बाद में कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। बहन आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। आपको अपनी प्रस्तुति के लिए बहुत बधाई। आपने तो बिल्कुल टीचर की तरह पढ़ा दिया। तो अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ने से पहले आपको कार्यशाला के कुछ नियम बता देती हूँ। पहला, यदि कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो तो अन्य प्रतिभागी अपना माइक ऑन कर व्यवधान ना करें। यदि कोई भी प्रतिभागी अपना प्रतिभाग दे रहे हो तो अपना माइक व कैमरा अवश्य ऑन करें। और आज की कार्यशाला में जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं
उस पाठ के लेखक का नाम, पाठ का नाम और जिस पुस्तक से आप ये पाठ पढ़ा रहे हैं, उसका उनका नाम भी अवश्य बताएँ। तो प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं, तो आज की पहले प्रतिभागी हैं दृश्या कोहली, कक्षा 5, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं दृश्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को पता है, आज शिक्षण कार्यशाला है, जिसमें मैं भी मेरी मन पसंदीदा पुस्तक लुकिंग अराउंड से आप 15वां चैप्टर उसी से गर्म उसी से ठंडा, जिसको आप इंग्लिश में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड भी कहते हैं। इस पाठ में एक स्टोरी होती है जिससे जो ये पाठ को समझने में मदद करती है। ठंडों का मौसम था। एक लकड़हारा सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटने जाते हैं, लेकिन सुबह ठंड के कारण उसके हाथ जो होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं। तो सुन्न होने के बाद वो क्या करते हैं कि वैसे अपना हाथ पैर मुंह के पास लाके फूंकते लग जाते हैं। लेकिन कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास एक छोटा बौना आदमी उसे ये सब करते हुए देख रहा होता है, जिसका नाम है मेन बालिस्ती। तो ऐसा करते हुए देख रहा है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है पूछने से। तो उसने बोला, हेलो ब्रदर, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। जो लकड़हारा था वो अच्छा इंसान था, तो उसने बोला, हाँ पूछ सकते हो। तो जो मेन बालिस्ती था उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जो लकड़हारा था उसने बोला कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, ठंडक के कारण मेरी उंगलियां जम गई थी और मैं इसको गर्म करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर मेरी उंगलियां ऐसा वापस से ठंडी हो जाएंगी तो मैं वापस से ऐसा करूंगा। तो जो मेन बालिस्ती था तो वो कूदते कूदते वापस से पेड़ के पीछे छिप गया। ऐसे ही समय बीतते बीतते दोपहर हो जाती है। तो जो लकड़हारा था उसने 2 पत्थर को लेके चूल्हा बनाया और उसमें हांडी में 2 आलू बॉईल करने के लिए रख दिए। आग जलाई। आग जलाने के बाद वो आग धीरे धीरे करके बुझ रही थी, तो वह आग में फूंक मारा था ताकि वो जल जाए। और जब आलू बॉईल हो गए तो उसके बाद उसने हाथ में आलू लिए और फूंकने लग गया। तो जो मेन बालिस्ती था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अभी तो बोल रहा था कि मुझे गर्म करने के लिए चाहिए। तो पहले उसे लगा कि अपने मुंह से आग निकल रहा है आग जलाने के वक्त। तो लेकिन जब आलू तो पहले से ही गर्म थे। आलू को फूंक फूंक क्यों कर रहे हैं फिर आलू को वापस गर्म करने के लिए। तो फिर ये बात उसे समझ नहीं आई। तो वापस से जो लकड़हारा था उसके पास चले गया पूछने के लिए। उसने बोला, अगर मैं तुमसे एक प्रश्न जो है दोबारा पूछूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो जो लकड़हारा था उसने बोला, नहीं होगी दिक्कत। उसके बाद उस लकड़हारे ने बोला कि ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आलू जो बहुत गर्म थे उसी को ठंडा करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। उसके बाद जो मेन बालिस्ती था वो डर के मारे कांपने लग गया कि ये एक क्या है, ये जादूगर है या फिर जिन है। ये एक ही चीज से ठंडा भी कर रहा है और गर्म भी कर रहा है। इसमें कुछ मुख्य जो पॉइंट है इस प्रकार है। गर्म हुआ ठंडी हवा का प्रवाह। जब ये इसकी कुछ एक्टिविटियां भी है, जैसे जब क्या होता है कि इसको गर्म हुआ ठंडी हवा के प्रवाह को समझने के लिए एक सांप, कागज की सांप हमें हेल्प कर सकता है। जब ये सांप नीचे से ऊपर की तरफ को घूमता है तो मतलब ये गर्म हवा के प्रवाह में है। लेकिन जब ये सांप ऊपर से नीचे की ओर घूमता है तो ये मतलब ये ठंडी हवा के प्रवाह में। सांप का उपयोग, जैसे चश्मे में फूंक मारना, हाथ गर्म करना, आग में फूंक मारना, सांस लेना व छोड़ना। इस पाठ में हमें ये सिखाते हैं कि सांस लेने व छोड़ने की क्रिया के शरीर का तापमान कैसे बदलता है। जैसे जब हम कूदते हैं और बांसुरी बजाते हैं तो हमारे शरीर का
जो तापमान है वो बढ़ जाता है और हमें ज्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ती है। आला आला का उपयोग जब डॉक्टर होता है कि जब हमें बुखार आता है तो हम देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो जिस साइड हमारा दिल होता है उधर पे आला लगाता है। आला किस काम आता है कि दिल की धड़कन सुनने के काम आता है। जो जो डॉक्टर होते हैं वो हमारे दिल की धड़कन सुनने के लिए आला का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि एवं शुभ यामिनी। जी भाई, जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। आपकी कहानी भी आपने जो हमें टीचर की तरह पढ़ाया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आपको आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत बधाई। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की दूसरी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 6, सरस्वती शिशु मंदिर बलमड़ा, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी, आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलमरा है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज शिक्षण कार्यशाला है और इसी कार्यशाला में मैं आप सभी के समक्ष अपना एक पूर्वी इंग्लिश से पाठ 8वां लेके आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और मेरा पाठ का नाम है दिल बदल गया। मेरा पाठ कुछ इस प्रकार है। प्रभास एक लड़का था और वो हमेशा जीतना चाहता था। उसके अभिभावक, टीचर और दोस्त कहते थे कि वो कभी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और ऐसा ही था। वो कभी भी अपनी हार को नहीं एक्सेप्ट कर पाता था, स्वीकार नहीं कर पाता था और जब भी वो छोटे से छोटा गेम, चाहे वो मार्बल्स, कंचे ही क्यों ना हो, उसमें भी हार जाता था तो बहुत दुखी हो जाता था। और एक बार फिर उनके स्कूल में एक लड़का आया, उसका नाम सूर्या था। सूर्या एक बहुत अच्छा बैडमिंटन खिलाड़ी था, एक उत्कृष्ट बैडमिंटन खिलाड़ी था। जो सूर्या तो उनका कोच था और वो हर शुक्रवार को फ्रेंडली मैचेस कराता था, यानी कि वो दोस्ताना खेल खिलाता था। तो ऐसा प्रभास को वो शुक्रवार आने का बहुत इंतजार था और उसने अपना नाम लिखा दिया था कि अगला मैच मेरे और सूर्य के बीच में होगा। तो जो कोच था उसने मान भी लिया और फिर उनकी शुक्रवार आया और उनका मैच हुआ। प्रभास खेल को बहुत गंभीरता से ले रहा था, जबकि सूर्या अपना टाइम गाने और दूसरों पे चुटकुले बिताने में स्पेंड करा था, यानी कि अपना टाइम दूसरों पे चुटकुले सुनाने में और गाना गाने में खर्च करा था। तो सूर्या और प्रभात के बीच में जब मैच हुआ, यानी जब उनके बीच में खेल हुआ, तो प्रभास को स्कोर बोर्ड संभालने की जिम्मेदारी दी गई कि तुम ही स्कोर नोट करोगे करके। तो प्रभास ने इसका फायदा उठाया। जब वो सूर्या से हार गया था तो भी उसको स्कोर बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई थी, तो भी उसने स्कोर बोर्ड पे अपने स्कोर ज्यादा लिख दिए और किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया और प्रभात जीत गया और सूर्या हार गया। तो जो सूर्या दुखी नहीं था, जिससे प्रभात बहुत दुखी हो गया और फिर उसने बास्केटबॉल और अनेक गेमों में हराया, लेकिन वो कभी दुखी नहीं हुआ। इस वजह से वो परेशान हो गया और उसने खुद सूर्या से पूछ लिया कि तुम कभी दुखी क्यों नहीं होते? मैंने तुम्हारे साथ चीट भी किया है, मैंने तुम्हें परेशान भी किया है, फिर भी तुम दुखी क्यों नहीं होते हो? तो उसने ऐसा सुना और वो हंसने लगा। उसने कहा कि ये फ्रेंडली मैचेस दोस्ताना गेम है और इसमें हम हार या जीत का कोई मकसद नहीं है। अगर हम हार भी जाते हैं तो उस खेल को और बेहतर कैसे बनाए यह सीखते हैं। और फिर प्रभात ने सूर्या से सीखा कि अगर हम अगर किसी गेम में हार भी जाए, किसी भी चीज में अगर हार भी जाए, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। और इस छोटी सी सीख ने प्रभास का जीवन आनंद से भर दिया, यानी कि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो गई।
और इस पाठ के कुछ कठिन शब्द और उसके अर्थ हैं: विपरीत, उल्टा, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा या बहुत सुंदर, आश्चर्य, अचरज, गर्व, घमंड, प्रतिद्वंदी, विरोधी, तथ्य, सत्य। धन्यवाद। शुभयामिनी। जी मैम, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। आपको अपनी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे चल के आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की तीसरी प्रतिभागी तानिया पांडे, कक्षा 5, बाल विद्या सदन बज्जूला बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम तानिया पांडे है। मैं कक्षा 5 की छात्रा, बाल विद्या सदन वजूला बागेश्वर, तहसील गढ़ू, जिला बागेश्वर से आप सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम 5वां पाठ जहाँ चाहा वहाँ रहा सुना रही हूँ। तो बच्चों सुनिए। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मतलब मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांगों की पिरोई हुई बेल थी। मतलब वो जो लड़की थी उसके वो अपने हाथों से अपाहिज थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रही थी। वो सारा काम मतलब अपने पैरों से ही करती थी, हाथों से अपाहिज थी। सुनहरे रूप हले बेल फूटों से जान आ गई थी। उसको अब ये सब करने की आदत सी पड़ गई थी। मतलब वो तो हाथों से अपाहिज थी, लेकिन उसको अब ये सब करने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि वो हर काम तो अपने पैरों से ही करती थी। इन बेल फूटों को सजाया था ईला सचानी ने। वो जो लड़की के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो बच्चों उसका नाम था ईला सचानी। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है कढ़ाई के नमूने। मतलब जो वो ईला थी, वो लड़की, उसको बचपन से ही कढ़ाई करना बहुत पसंद था। जैसे हाथ के बुने हुए स्वेटर होते हैं, मोजे ऐसे जो होते हैं, वो कढ़ाई उसको भी बहुत पसंद थी। तो बच्चों अब मैं आप सभी को इसके 4 शब्द अर्थ सुनाना चाहूंगी। आप सब ध्यान से सुनिएगा। पहला, विष। विष माने होता है जहर। घुटने टेकना, हार मान लेना। अनूठी का होता है अद्भुत। लकीर, रेखा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इसमें अच्छे से ध्यान दिया हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। आपसे ही सीखा और जाना, आपको ही अपना गुरु माना। सीखा सब आपसे ही हमने, कलम का मतलब भी आपसे जाना। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सरस्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय नीलाक्षी, सबसे पहले प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि शिक्षण पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय प्रेम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय खुशी, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंता, पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। शिक्षण कार्यशाला बच्चों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुति दी जा रही है और निश्चित रूप से ये सब इन कार्यशालाओं का ही सुपरिणाम है। इन कार्यशालाओं से बच्चों की समझ का विकास हो रहा है, अच्छी आदतों का विकास हो रहा है, उनका सामान्य ज्ञान बेहतर हो रहा है और बहुत सारे लाभ बच्चों को हो रहे हैं। निश्चित रूप से ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए बेहद उपादेय, सारगर्भित एवं हितकारी हैं। प्यारे बच्चों,
जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यसन मुक्त रहना बहुत जरूरी है। जो बच्चे व्यसन मुक्त होते हैं, प्रत्येक प्रकार के नशे से दूर रहते हैं, वो निश्चित रूप से जीवन में बहुत आगे जाते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की है, स्व अनुशासन, स्वाध्याय और समयबद्धता, 3 बिंदुओं को जिसने फोकस कर लिया तो निश्चित रूप से आगे बढ़ गया। प्यारे बच्चों, सर्दी शुरू हो गई है, सभी एहतियात रखें और सर्दी से बचने का पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर लें, क्योंकि शुरुआत की सर्दी और अंतिम समय की सर्दी, जब मौसम गर्म होने लगता है, ये दोनों ही बहुत ही नुकसानदायक होती है। और निश्चित रूप से जो बच्चे सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के पर्पज से भी महत्वपूर्ण समय है। रातें लंबी होने के कारण पढ़ने का भी पर्याप्त समय मिलता है, और जो बच्चे इस समय का सदुपयोग करते हैं, निश्चित रूप से वो अपनी परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। प्यारे बच्चों, अपनी बातों को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने गुरुजनों के सानिध्य में सात्विक सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ाना, तो अपने आचरण में ढालना, निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। प्यारे बच्चों, अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमसे बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत आभार सर। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की चौथी प्रतिभागी मेरी बहन गुंजन तलरिया, कक्षा 8, सरस्वती बाल विद्या निकेतन अल्मोड़ा। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या उपस्थित हैं? मैं आगे चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला के 5 प्रतिभागी। मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 9, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भाई क्या उपस्थित हैं? भाई क्या उपस्थित हैं? मैं आगे चढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला के छठी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मानसी पांडे, कक्षा 6, बाल विद्या सदन वज्जुला बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका आभार। सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मानसी पांडे है। मैं कक्षा 6 की छात्रा बाल विद्या सदन वजुला बागेश्वर में पढ़ती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज शिक्षण कार्यशाला है, तो मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी की एक कविता सुनाना चाहती हूँ। पाठ्य पुस्तक का नाम बसंत भाग 1, लेखिका का नाम हेलन केलर। पाठ का नाम जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा ले लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह कितना देखते हैं। एक दिन मेरी एक मित्र जंगल की सैर करने गई और मैंने उससे पूछा, तुमने क्या क्या देखा? वो बोली, मैंने कुछ खास तो नहीं। मुझे अचरज नहीं हुई, क्योंकि मुझे यह सुनने की आदत सी हो गई थी। फिर भी उसने जवाब दिया, विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं।
जैसे कि जिन लोगों की आंखें बहुत कम होती हैं वो बहुत कम देखते हैं, क्योंकि उन लोगों की जो लोगों की आंखें नहीं होती हैं वो स्पष्ट कर चीजें पहचान लेते हैं। यह सब संभव है कि घटना भर घूमे थे वह भी। मैं आपको मेरा ये छोटा सा पाठ समझ में आया होगा। अब मैं इस पाठ के शब्दार्थ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। कद्र करना, इज्जत करना, स्पष्ट छूना, सैर करना, घूमना, अचरज, आश्चर्य करना। यह पाठ मुझे इसीलिए पसंद है। यह पाठ पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिन लोगों के पास आंखें नहीं होती हैं जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं, और जो लोग दृष्टिहीन होते हैं वह चीजों को छूकर पहचान लेते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी मैंने आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला के सातवें प्रतिभागी मेरी छोटी बहन वंशिका राजपूत, कक्षा 6, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। बहन क्या उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। विद्यालय शायद उनका नेट काम नहीं कर रहा है, तो अब मैं आगे चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री प्रेम सिंह मावरी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल नैनीताल से। सर मैं आपको कुछ 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। जिनने बनाया तुम्हें ईश्वर, गुरु का करो सदा आदर, जिनमें स्वयं है परमेश्वर, उन गुरु को मेरा प्रणाम। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। धन्यवाद नीलाक्षी जी। इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही खुशी जी और सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने शिक्षण कार्यशाला में प्रतिभाग किया, मंत्रित, गुंजन, योगिता, तानिया, मानसी, वंशिका और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा एवं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय किरोला जी और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर एवं समस्त प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा कार्यक्रम, कार्यशाला में बहुत अच्छा सीखने को आपसे मिला और उदय किरोला जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बच्चों के साथ रूबरू कराया और बच्चों की भावनाओं को, बच्चों के शिक्षण को सुनने का उनके अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बच्चों ने बहुत अच्छा आपने शिक्षण जो कर रहे थे आप लोग, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और आप लोगों ने जो तैयारी की थी और जिस तरीके से आपने जो टीचिंग प्लान जो है बहुत कम समय में बहुत अच्छे, यानी गागर में सागर भरने का काम किया था, निश्चित रूप से बहुत बहुत सराहनीय है। और सराहनीय होने के साथ साथ इस कार्यशाला में लगातार जो हमारे आदरणीय उदय किरोला जी हैं, उनके माध्यम से जो ये कार्यशाला की जा रही है, इस कार्यशाला के माध्यम से जो बच्चों में अभिव्यक्ति करने का और एक संवाद करने की जो कौशल विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है। और साथ ही साथ बच्चों से कहना चाहूंगा, प्यारे बच्चों,
आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और जो संचालन कर रही नीलाक्षी उनने बहुत अच्छा संचालन किया, बहुत अच्छा शिक्षण बच्चों ने किया। और हमारा तो यही आपसे अनुरोध रहेगा कि आप थोड़ा अच्छा काम और थोड़ा नया सीखने का काम रोज करें, और रोज करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ गलतियां भी होनी स्वाभाविक होती हैं। गलतियों को अपने दोस्त मानते हुए और उनसे भय न करते हुए निश्चित रूप से नया सीखने का प्रयास करें। और नया सीखने का प्रयास अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक भावना डेवलप होगी, और वो है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकती हूँ। जब भी आपके विचार में कर सकता हूँ, जब भी आपकी जहन में यह आए कि मैं इसे नहीं कर सकता, तो रुककर अपने आप से जरूर कहें कि मैं इसे रुककर आप जरूर अपने आप से जरूर कहें कि मैं इसे कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा जादू है कि जब आप कहते हैं अपने आप को, अपने मस्तिष्क मनोमस्तिष्क को एक बात कहते हैं बार बार कि जो है मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो निश्चित रूप से यही एक जादू है जो आपको धीरे धीरे जो है आपके कौशल को विकसित करेगा, और आप में जो है अपार जो ज्ञान है, ज्ञान के साथ साथ जो जीवन कौशल है, उन कौशलों का विकास आप में होता रहेगा। और इसी के साथ ही प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छा शिक्षण किया, और इसमें जो प्रभावी शिक्षण है, इसमें मैं जब आप निश्चित रूप से आप अभी डेवलप हो रहे हैं, विकास की ओर हैं और शिक्षण में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जब आप आगे जाएंगे तो जो इफेक्टिव टीचिंग है, प्रभावी शिक्षण जिसे कहा जाता है, उसमें आप 3 चीजों का ध्यान अवश्य रखेंगे। जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका मनोमस्तिष्क, और दूसरा आपका कुछ न कुछ हैंड वर्क, और साथ ही साथ आपका जो दिल से किया गया, हार्ट से किया गया कार्य, वो सब सम्मिलित हो। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से प्रभावी शिक्षण होगा। और जब आप बड़े होंगे और अच्छा आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से इन बातों को समाहित करेंगे। इसी आशा के साथ बहुत अच्छा लगा कि आपके विचार हमें सुनने को मिले, और आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चों से बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। इसी के साथ ही उदय करेला सर का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमसे बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत-बहुत आभार सर। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला के 8वें प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। मेरा सभी को प्रणाम। मेरा नाम निश्चल अग्रवाल है। मैं कक्षा 4 से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वायुसेना विद्यालय बरेली है। आज मेरी पुस्तक अमृतत्व का 13वां पाठ बकरी का मंदिर पढ़ाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम गोमती था। उसका एक पति था गोवर्धन। उसके 2 बच्चे थे, लमकी और झुमरू। एक दिन गोमती घास काटने गांव के पास वाले जंगल में गई। वह घास काट रही थी, तभी उसने एक घायल बकरी को देखा। वह सोच ही रही थी कि घायल बकरी उसके पास आ गई। उसने कहा, तेरे संग मैं जाऊंगी, तेरे काम में आऊंगी। मतलब उसने कहा कि मैं तेरे संग जाऊंगी और फिर मैं तेरे काम ही आऊंगी। गोमती बकरी को बोलते देख आश्चर्यचकित रह गई। वह डर कर सोचने लगी, पता नहीं यह कौन है, कहीं कोई भूत तो नहीं। डर मत तू गोमती रानी, बकरी हूँ मैं बड़ी सयानी। बकरी बोलती है कि गोमती तू डर मत, मैं बहुत समझदार बकरी हूँ। बकरी के कहने पर गोमती का डर दूर हो गया। वह उसे घर ले आई। उसने उसकी टांग पर दवा लगाई। गोमती का पति गोवर्धन गांव के सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। पति पत्नी दोनों और सच्चे और ईमानदार थे। लमकी
सबने बकरी की खूब सेवा की। वह थोड़े दिनों में ठीक हो गई। बकरी क्या आई, गोमती और गोवर्धन के घर में रौनक आ गई। नीलमकी और झुमरू उसके साथ खेलते रहते। गोमती उसे घुमाने दूर खेतों तक ले जाती। गोवर्धन को समय मिलता तो वह भी उसे घुमाने ले जाता। बकरी इतना दूध देती जिससे चारों का पेट भर जाता, दूध बच भी जाता। एक दिन गोमती बकरी को घुमाने ले गई। गांव के बाहर निकलते ही बकरी भागने लगी। गोमती उसके पीछे भागी। बकरी को मानो पंख ही लग गए थे। वह दौड़ती जा रही थी। गोमती थक कर बैठ गई। बकरी उसके पास आ गई। गोमती उसे पकड़ने के लिए उठी तो बकरी फिर आगे भाग गई। घना जंगल आ गया था। गोमती को डर लगने लगा, ना जाने कौन सा जंगली जानवर आ जाए। तभी ये बकरी उसके पास आकर बोली, डर मत तू गोमती रानी, बकरी हूँ मैं बड़ी सयानी। रोज यहाँ हम आएंगे, रोज अशर्फी पाएंगे। बकरी ने बोला कि गोमती तू डर मत, मैं बहुत समझदार बकरी हूँ। हम यहाँ पे रोज आएंगे और रोज एक अशर्फी ले जाएंगे। बकरी के इतना कहते ही पेड़ से सोने की एक अशर्फी गोमती के सामने आ गिरी। गोमती ने उसे उठा लिया। बकरी घर की ओर भागी। पीछे पीछे गोमती भी भागी। गोमती की खुशी का ठिकाना न था। वह सोचा करती थी यदि उसके पास बहुत धन होता तो वह नीलमकी और झुमरू को खूब पढ़ाती। दोनों पर लिखकर बहुत बड़े अफसर बनते। माता पिता का नाम रोशन करते। सेठ की यहाँ मजदूरी करके किसी तरह वह चारों का पेट ही भर पाता था। अगले दिन फिर बकरी गांव से बाहर निकली। वह घने जंगल में पहुंचे। गोमती पीछे पीछे भागती रही। दोनों उसी पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ के नीचे पहुंचकर बकरी ने कहा, रोज यहाँ हम आएंगे, रोज अशर्फी पाएंगे। बकरी के इतना कहते ही पेड़ से सोने की अशर्फी गिरी। गोमती ने उसे उठा लिया। गोमती हर रोज अशर्फी ले आती और संदूक में रख दी जाती। जब काफी अशर्फियां हो गई तो उसने नया मकान बनवाया। नीलाक्षी जी बढ़े आगे। जी अगले साथी हैं निश्चल हिमानी भंडारी जी। हिमांशी भंडारी उपस्थित हैं। जी सर, मैं उपस्थित हूँ। स्वागत है आपका। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हिमांशी भंडारी, मैं कक्षा 6 की छात्रा बाल विद्या सदन जिला बागेश्वर में पढ़ती हूँ। पाठ्य पुस्तक का नाम बसंत भाग 1, पाठ का नाम टिकट एल्बम। बड़े से क्या मतलब बड़ा, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, मतलब उसका गुस्सा साफ था। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, मतलब कामाक्षी एक लड़की का नाम था। वो कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चले गई। राजप्पा मेज पर बिखरे हुए किताबों को टटोल रहा था, मतलब बिखरे हुए मेज पर टेबल पर बिखरे हुए किताबों को मतलब अचानक उसको आज के ताले पर टकरा उसका हाथ
पेटक गया। कृपया अनावश्यक माइक ऑन ना करें। जी हिमानी जी, तो आप मैं अपना आगे पाठ आगे बढ़ाइए। लगता है उनका नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं आगे चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला की अंतिम प्रतिभागी मेरी बहन आरुषि रावत, कक्षा 8 राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बरडोगी उत्तरकाशी से। बहन क्या वो उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद। नमस्कार, मैं कुमारी आरुषि रावत, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बलडोगी से। जैसे कि आपको पता होगा कि आज शिक्षण कार्यशाला है, जिसमें सबको अपना पाठ समझाना है। जैसे नीलाक्षी कॉलोनी दीदी को सबसे पहले अच्छे संचालन की बहुत बहुत बधाई। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे पहला पाठ है लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा लगता था। एक लड़का कह रहा है कि सारे गांव में मुझे सबसे अच्छा बदलू लगता था। जब भी मैं वहां से आता तो मुझे रंग बिरंगी लाख की गोलियां देता और मुझे बहुत खुशी होती। सभी गांव में उसे काका कह के बुलाते। वैसे तो वो मेरे मामा लगते थे, लेकिन मैं उन्हें काका कहना पसंद करता था। मैं इसलिए काका कहना पसंद करता था क्योंकि मुझे सभी बच्चे गांव में उसको काका कह के बुलाते थे, तो मुझे भी काका कहना बहुत पसंद था। और जब मैं वहां जाता तो वह मेरे लिए अच्छे और मीठे और पक्के आम रखता था और वह कहता था कि तुम जी भर के खाओ। उसके बाद वह कुछ साल बीत चुके थे और अब लाख की चूड़ियां न बिकती, अब तो कांच की चूड़ियां बनने लगी थी। बदलू का तो धंधा ही चौपट हो गया था। वह बहुत निराश हो गया। एक दिन वहां वही लड़का दोबारा गया और उनसे पूछा, अरे बदलू काका, आप ऐसे क्यों लेटे हो? वह कहते हैं कि अरे कहाँ, अब तो मेरा धंधा ही खत्म हो गया है। अब ना कोई लाख की चूड़ियां लेता है, न कोई पहनता है, क्योंकि अब तो चूड़ियां कांचों की बनने लगी है। उसको भी थोड़ी बुरा लगा क्योंकि उसके बदलू काका बहुत पसंद थे। उसके बाद वह कहता है कि काका, अब आप लाख की चूड़ियां नहीं बनाते? वह कहता है नहीं। तो उसने अपनी बेटी को आवाज दी, बेटा आम ले आओ। वह उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, वो खुशी खुशी उनको खाने लगा। उसने सोचा कि बंधु मामा के ख्याल में अभी भी मैं हूँ। धन्यवाद, मेरा इतना ही था। आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्राधिकरण मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान में धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। जी नीलाक्षी जी, आपको ढेर सारी बधाइयां। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज के शिक्षण कार्यशाला में अपने पसंद जो उसके अनुसार अपने पाठ शिक्षण करें। आपका मंच पर बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। नीलाक्षी कलोनी, स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम नीलाक्षी कलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। तो मेरे पाठ का नाम है डीजी भारतम, जो मेरी संस्कृत की बुक रुचिरा का एक तृतीय पाठ है। तो अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपना पाठ शुरू करती हूँ। डीजी भारतम का अर्थ होता है हिंदी में डिजिटल भारत। तो अद्य संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। पूरे संसार में डिजी भारत मतलब डिजिटल भारत की चर्चा हो रही है। अस्य पदस्य का भाव इति मन से जिज्ञासा उत्पत्ति, काल परिवर्तते सह मानसा आवश्यकता परिवर्तते,
प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत् विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। इसका अर्थ है कि काल परिवर्तन थे, मतलब जो पुराना समय था उसमें जो एक मानव था, मतलब जो भी इंसान की जरूरत थी, क्या जरूरत थी और इस टाइम पे उसको क्या चीज की ज्यादा जरूरत है, उस टाइम पे जो लोग थे वो मुंह से बोल के मौखिकम और लिख के चिट्ठी में अपना आदान प्रदान करते थे। लेकिन अब डिजिटल भारत में अगर हमको कुछ भी पैसे भी ऑनलाइन पेमेंट करने हैं तो हम उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और मैसेजेस अब मोबाइल फोन्स आ चुके हैं जिससे हम मैसेजेस मोबाइल में लिख के या हम कॉल पे बात कर सकते हैं, जो पुराने टाइम पे ये सब चीजें नहीं थी। और अब हमारे यहाँ पे संगणक नाम के यंत्र भी है जिसको हम कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर से माध्यम पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। पुराने टाइम पे क्या होता था कि हमको कभी पेपर बनाना है, अगर कोई भी चीज, तो हम उसको प्रिंट करके नहीं बना सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं कंप्यूटर में। हम एक बार लिखेंगे तो हम उसको बहुत सारे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि हमको एक ही बार लिखना होता था, एक बार नहीं लिखना होता था, हमको जितने पेपर बनाने हैं उतनी बार वो लिखना पड़ता था, जो अब चीज नहीं है ऐसी। तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यन्ति, पासबुक चेकबुक इत्यनो आवश्यकता न भविष्यन्ति। इसका अर्थ है कि पुराने टाइम पे या फिर अभी भी हमको वस्त्र पुटके मतलब हमारी जो पॉकेट की जेब होती है या फिर पर्स, उसमें हमको अपने पैसे रखने होते हैं कैश। लेकिन अब के टाइम पे हमें मोबाइल ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए भविष्य में हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और डिजिभारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय दुर्गता आदर्शेन। डिजिभारतम के क्षेत्र में, डिजिटल भारत क्षेत्र में हम भारतीय सबसे आगे चल रहे हैं और बहुत आगे चल रहे हैं। तो मैं आपको पहले इसके थोड़े से शब्द समझा देती हूँ, कुछ जो शब्द बहुत कठिन थे। ध्रुगत्या मतलब तीव्र गति से, बहुत तेजी से। शुल्कम मतलब क्या होता है, फीस, जो भी हम फीस देते हैं। दूरभाष मतलब होता है मोबाइल फोन। रेल यानाम होता है रेल टिकट। वायु यात्रा होता है हवाई जहाज का टिकट। परिवर्तते काले, अभी मैंने आपको बताया था, तो उसका मतलब क्या होता है, परिवर्तते के समय, मतलब जब समय बदल रहा है। उत्पत्ति मतलब होता है उत्पन्न हुई या फिर जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। अब मैं ज्यादा समय न लेते अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई आपको नीलाक्षी कलोनी जी, आपने आज की इस कार्यशाला में, जो कि बाल पहरी की शिक्षण कार्यशाला, बाल पहरी का 1328वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में आपने अपना एक तो सुंदर संचालन किया, उसके लिए हम आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। और आपको आपके पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए भी बहुत सारा स्नेह प्रेषित करते और आशीष प्रेषित करते हैं नीलाक्षी कलोनी जी। बाल पहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि मंच पर विराजमान आदरणीय श्री प्रेम से मावड़ी जी, जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भीमताल नैनीताल से एक शिक्षाविद के रूप में हमारे बीच उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका। आपने आज बाल पहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें विशिष्ट मार्गदर्शन दिया। आपने बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया कि हम जब पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे हम अपने दोस्तों से सीखें, चाहे हम अपने आसपास से सीखें, और बिना भय के सीखना चाहिए। और अपना जो विचार है उसको रखना महत्वपूर्ण होता है, इससे हमारे विचारों में परिपक्वता आती है। और मैं कर सकता हूं, यह जो चिंतन है, ये हमारे जीवन में बड़ा एक जादू का काम करता है और हमारा इससे कौशल विकास होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और मैं कर सकता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम का भी जो स्टेटमेंट था कि
ड्रीम इट, डू इट। आप यदि अपने अंदर इन चीजों को लाते हैं तो आपके अंदर, आपके मन में आत्मविश्वास बलवती होता है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आदरणीय प्रेम सिंह मावड़े जी की महत्वपूर्ण बातों का यदि हम जीवन में उपयोग करते हैं, उनको स्थान देते हैं, तो हम बहुत कुछ अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। आपने और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों में प्रकाश डाला कि जो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे मनो मस्तिष्क को जोड़कर काम करना, दिल से कार्य करना और कार्य को प्रभावी बनाना, जिससे हमारे कार्य की जो सफलता होती है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। और आपने सभी बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए, उनके शिक्षण को मोटिवेट करते हुए आपने बधाइयां दी। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। और आपका बाल के प्रति तो प्रेम और स्नेह वो इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। आदरणीय श्री प्रेम सिंह मावड़े जी, आप इसी तरह से बालप्रेमी मंच पर जुड़कर हम सबका वर्धन करते रहे। बहुत पर आज की विशिष्ट अतिथि हैं कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जिन्होंने कल्पना चावला के पाठ से अपनी शुरुआत की। आप सांदीपनी विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं और आप निरंतर जुड़ती हैं और आपकी जो विविधता है वो इस बात से भी जाहिर होती है कि आपने आज अंग्रेजी का पाठ प्रस्तुत किया और कक्षा 8 में अंग्रेजी में कल्पना चावला जी को लेकर जो पाठ है, उनके जीवन के बारे में इस पाठ में आपने उल्लेखित किया और आपने जो शिक्षण के जो बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को समाहित करने का प्रयास किया जो बालप्रेमी मंच से हमको निर्देशित किए जाते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ बताना, गृह कार्य देना और प्रश्नों को पूछते हुए उनके बारे में जानकारी से अवगत कराना। तो मंत्रिता शर्मा जी, आपको हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता करने वाले हमारे मित्र कुमारी खुशी भोज जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आपको भी मंच पर स्थान दिया जाएगा और नियत समय पर आपको आमंत्रित किया जाएगा। आपका भी बहुत अभिनंदन है। नीलाक्षी कलोनी जी ने अपना जो पाठ प्रस्तुत किया वो संस्कृत पाठ्य पुस्तक से लिया गया और नीलाक्षी कलोनी जी के 171वां ऑनलाइन कार्यक्रम का संचालन कर रही है। आपने बहुत बड़ी उपलब्धि है। बालप्रेमी मंच पे 1328 कार्यक्रमों में से 171 कार्यक्रमों का संचालन जो है वो नीलाक्षी कलोनी जी के द्वारा किया गया। ये एक तो ये उपलब्धि के लिए नीलाक्षी जी को हम बधाई देते हैं और आज आप टनकपुर चंपावत के जैन पब्लिक स्कूल से कक्षा 8 के विद्यार्थी के रूप में बालप्रेमी मंच पर संचालन भी कर रहे हैं और आज आपने डिजी भारतम जो पाठ प्रस्तुत किया, ये पाठ नया पाठ है और ये पाठ जो है बालप्रेमी के बच्चों के लिए भी बहुत मार्गदर्शित करने वाला पाठ था और आपने इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। आपको हम ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जो डिजिटल इंडिया है उसका जो संस्कृत पाठ के रूप में नई जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से प्राप्त होती है। डिजिटल इंडिया में डिजिटल जो युग है उसकी भूमिका के बारे में आपने अपना अनुभव भी साझा किया और मोबाइल की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता के रूप में आपने डिजिटल भारतम पाठ को लिया। तो डिजी भारतम पाठ के लिए आपको बहुत सारी बधाइयां देते हैं। आज की इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे मित्रों में कुमारी दृश्या कोहली जी जो कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से कक्षा 8 की विद्यार्थी। आपने उसी से ठंडा उसी से गर्म जो बालिश्ते मियाँ वाला जो पाठ है, ये पाठ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पाठ बनता है और आपने उसको एक तरह से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सपोर्ट लेते हुए भी समझाने का प्रयास किया कि जो गर्म हवा होती जब नीचे से ऊपर जाती तो आपने कागज की जो कतरन है उसको बताया कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जो है इसे मूव करेगा और जब ठंडी हवा आएगी तो ऊपर से नीचे की तरफ घूमेगा। लेकिन आपने जब इसको हम विज्ञान से जोड़ते हैं तो आप प्रैक्टिकली भी इसको करके देख सकते हैं। जिन बच्चों ने डिस्प्ले को देखा है वो सभी बच्चे इस प्रयोग को करके देखें तो विज्ञान की अवधारणा भी जो गर्म हवा होती है नीचे से ऊपर की ओर जाती है और ठंडी हवा ऊपर से नीचे की ओर आती है और बहुत सारी इसमें जो है बातें छिपी हुई हैं। ये पाठ ना केवल हिंदी विषय के बारे में हमें अपने ज्ञान को विकसित करता है अपितु
विज्ञान की कठिन अवधारणाओं को भी हमें जोड़कर उनसे रूबरू कराने का अच्छा मौका देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसके लिए मैं दृश्या कोहली जी को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको। योगिता जोशी जी ने दिल बदल गया पाठ लिया। सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं आप। आपने भी पाठ का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया, आपको भी मैं बधाई देता हूँ। और तानिया पांडे जी जो थी, उन्होंने जो पाठ प्रस्तुत किया उसके लिए भी हम उन्हें बधाई देते। मैं शीर्षक प्रॉपर से सुन नहीं पाया, वो नेट की कुछ बाधा चल रही थी। और गुंजन तलवड़िया जी, कार्तिक हरबोला जी ये तो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, शायद अभी उपस्थित होंगे तो उनको अवसर प्रदान किया जाएगा। मानसी पांडे जी ने हेलेन केलर प्रस्तुत किया। आप बाल विद्या सदन बाजूला बागेश्वर से कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं। आपने भी बहुत सुंदर पाठ का प्रस्तुतिकरण किया, आपको भी ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। हेलेन केलर का जो पाठ है वो हमारे जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है। वंशिका राजपूत जी जो चौकुटिया अल्मोड़ा से वीर शिवा पब्लिक विद्यालय की कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, उनका जो पाठ था उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन आवाज जो थी वो आ नहीं सकी थी, स्पष्ट नहीं थी। और फिर बाद में निश्चल अग्रवाल जी ने कक्षा 4 की हिंदी भाषा के पाठ बकरी शीर्षक से पाठ को प्रस्तुत किया। और बकरी की जो चंचलता है, बकरी के साथ जो पात्र बताए गए हैं उनके साथ एक मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पे हमें बकरी पाठ से दिखाई देती है। तो निश्चल जी, आपको भी वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से आप उपस्थित हैं कक्षा 4 से, तो आपको मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हिमानी भंडारी जी बाजूला बागेश्वर बाल विद्या निकेतन कक्षा 6 से आपने एल्बम पाठ प्रस्तुत किया। ये पाठ भी जो नेट बाधित होने के कारण हम पूरा सुन नहीं पाए। कुमारी आरुषि रावत जी ने एक बहुत ही सुंदर पाठ प्रस्तुत किया। आप राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बलडोगी उत्तरकाशी से कक्षा 8 की विद्यार्थी, और आपने हिंदी का पाठ प्रस्तुत किया जिसका शीर्षक था लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां पाठ जो है बदलते जो दृश्य है, जो जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उससे हम कैसे निपट सकते हैं और हम अपने में भी अपने व्यवसाय में अपने बिजनेस में बदलाव नहीं लाते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लाख की चूड़ियां पाठ में जो लखेरे होते हैं, जो लाख का काम करते हैं, उनका जीवन जरा कठिन होता है। और आज का जो दौर है, जो बदलता परिदृश्य है, उनके लिए जीवन यापन और कठिन हो गया है। तो ये पाठ की जो कहानी और तथ्य है वो आपने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। आरुषि रावत जी को मैं बधाई देता हूं। और आज की इस कार्यशाला में कुल मिलाकर 13 बच्चों को अपने पाठ प्रस्तुतिकरण करने थे, जिसमें से 2 बच्चे जो है वो अनुपस्थित हैं और 2 जो पाठ है वो थोड़े से अस्पष्ट थे। और अभी जो शेष में हम सूची में देखेंगे तो जो शेष हमारे साथी उनको हम आमंत्रित करेंगे संचालनकर्ता के माध्यम से। मैं आप सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां देता हूं। और शिक्षण कार्यशाला पहले भी आदरणीय उदय किरोले जी के कर कमलों से आयोजित की गई है और शिक्षण कार्यशाला में नए प्रतिमान बने हुए हैं। आज जो उठी उसी से ठंडा उसी से गर्म जो पाठ है वो पाठ भी बहुत बढ़िया पाठ। तो आप YouTube पे पुराने शिक्षण कार्यशाला के पाठों को देखें और जब भी शिक्षण कार्यशाला होती है तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जो अपने बड़े जो दोस्त हैं, बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन्होंने जो YouTube पे अपने प्रस्तुतिकरण दिए और उदय किरोला जी ने YouTube पे उनको अपलोड किया है, उनको जब आप देखेंगे तो आपको शिक्षण कार्यशाला के पाठों को सीखने का मौका मिलेगा। और जितनी भी विधाएं हैं वो 28 से 36 32 से 36 विधाओं में विभिन्न जो कार्यशालाएं उनको अपलोड किया गया आदरणीय उदय किरोला जी के माध्यम से YouTube पे। तो आप जो भी कार्यशाला जिस विधा में आप भाग लेते तो उस कार्यशाला के YouTube को जरूर देखें ताकि और आपकी खुद की प्रस्तुति भी आप देखें उसको लाइव भी करें ताकि हम जो दूसरे जो बच्चे हैं वो भी उनको देख सकें। लाइव की जब संख्या बढ़ती है तो हमारा जो YouTube होता है वो अपने आप सामने आता है और बहुत सारे लोग फिर बाल पहली मंच से जुड़ते हैं। तो हम लोग जो है अपने YouTube चैनल को अवश्य देखें और उससे हम चीजों को सीखें और अपनी प्रतिक्रिया भी उस पर हम दें। तो मैं आज की इस प्रस्तुति के लिए
आप सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के चयन के पाठों के लिए भी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अभिभावक गणों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में इन सभी बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। और इसी तरह से जो हमारे गुरुजन हैं, जो विद्यालय के हमारे शिक्षक साथी हैं, शिक्षिका बहनें हैं, उनके मार्गदर्शन के बिना बच्चों का शिक्षण पाठ योजना तैयार होना संभव नहीं होता है। तो उनको भी मैं बधाइयों के साथ साथ उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर हमें हमेशा ही आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज भी आपने बाल प्यारी मंच पर जुड़कर अपनी सिर परिचित शैली में बताया है कि व्यसन मुक्त समाज बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमें जीवन में अनुशासित रहना, स्वाध्याय का पालन करना, समयबद्धता का ध्यान रखना और समय का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को विकसित करते हुए अग्रसर होने की आवश्यकता है। बाल प्यारी मंच पर हमेशा ही आप एक महत्वपूर्ण बात को साथ में रखते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो हमको जो नियत रास्ते बताए गए उन्हीं रास्तों से सफलता की ओर आगे बढ़ना पड़ता है। सभी बच्चे निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। मैं आदरणीय आकाश और सारस्वत सर का बहुत अभिनंदन करते हुए उन्हें धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि वंदन और आभार प्रेषित करता हूँ। बाल प्यारी मंच पर आपका मार्गदर्शन इसी तरह से हमें प्राप्त होता रहे। आदरणीय श्यामपल पांडे जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। बाल प्यारी मंच पे हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले, भारतवर्ष के सभी बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से विभिन्न जगह के बच्चों को मंच प्रदान करने वाले आदरणीय जी की ऋषि तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूँ। उनका भी कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं चैट बॉक्स के माध्यम से जितने साथी जुड़े हुए हैं बाल प्यारी मंच के स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय कॉलोनी जी, डॉक्टर प्रेम मौर्य जी, आदरणीय गिरीश चंद्र जी, आदरणीय कामेश्वरी से जी, मंत्रिता जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, सरोजनी कुकरेती जी और आदरणीय पांडे जी, आप सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ यामिनी कहते हुए आज की इस कार्यशाला का सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र नीलाक्षी कॉलोनी जी को मंच सौंपता हूं। नीलाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। नीलाक्षी कॉलोनी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमसे बच्चों का मार्गदर्शन किया। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत बहुत आभार सर। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की अध्यक्षता करती हुई मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेटुली अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित है? खुशी बहन क्या आप उपस्थित है? तो मैं आगे चढ़ती हूँ और आज के छोटे प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। गुंजन तड़िया, कार्तिक खरबोला, हिमानी भंडारी, अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मंच आदरणीय उदय खरोला सर को सौंपती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। जिनने बनाया हमें ईश्वर, गुरु का करो सदा आदर, जिनमें स्वयं है परमेश्वर, उन गुरु को मेरा प्रणाम सादर। आदरणीय उदय खरोला सर। जी नीलाक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मैं आज के इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रेम सिंह मौर्य सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका स्नेह इस पटल को मिलता रहा है, आगे भी और आपसे सहयोग की अपेक्षा होगी। तो एक बार क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हों, आप जुड़ गए हों तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं? चलिए, लगभग सबका नंबर आ गया है। तो हम आपका एक बार सभी अभिभावकों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे दोस्तों ने बहुत अच्छा शिक्षण कार्य आज किया है। बस हमको ये ध्यान रखना है, इसमें हम हमारे गुरुजी हमको कैसे पढ़ाते हैं ये भी ध्यान रखना है। केवल पाठ नहीं पढ़ना है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा है, पाठ पढ़ना नहीं है बल्कि पढ़ाना है आपको। तो आगे हमारे और ध्यान रखेंगे क्योंकि ये महीने लगभग 1 महीने में हम कार्यशाला को करते हैं। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार
जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। कल की लोकगीत कार्यशाला की सूची अंतिम चरणों में है। जिन साथियों ने सहमति नहीं दी है, वो शीघ्र अपनी सहमति निर्धारित लाइन में दे देंगे। तो आज के कार्यक्रम को हम समेटते हैं। नमस्कार और शुभ रात्रि।